हर बीमारी रिलैप्स होने से पहले कुछ लक्षण दिखाती है, ठीक है। अगर हम वो लक्षण फैमिली, पहले तो फैमिली को बीमारी का नाम पता होना चाहिए, उसको लक्षण पता होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें देखनी है कि हमें पता लग जाए कि अब ये दवाई बंद कर सकता है, अब इसकी बीमारी के छोटे छोटे कीटाणु लक्षण फिर से दिखने लगे, ठीक है। बिकॉज आप इसको लेके आए, क्यों लेकर आए आप इसको एडमिट कराने, किस हाल में लेके आए? ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। इसने दवाई कब खाना बंद करी? दवाई मेरे ख्याल 4 महीने हो गया बंद करती, ਅਸੀਂ बड़ा कोशिश की ठीक है, मतलब 4 महीने हो गए, मतलब कौन सा मंथ? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। परसों ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਵਾਂ ਬੋਡੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ अंदर ਕੀਤਾ। आप पूरी बात सुनिए, आप ध्यान से, अगर आप चाहते हैं ना कि इसके बाद से बस रिकवरी में हम चले, बीमारी थोड़ी बहुत रिलैप्स करती है, बट इस कंडीशन में हमें वापस ना आना पड़े, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिसिन 4 महीने पहले, मतलब 4 महीने पहले अप्रैल या मई में हमारे पेशेंट ने दवाइयां बंद कर दी, ठीक है। अब अगर हम इतनी बार इलाज में आ चुके हैं और अगर हमने ये सेशंस अटेंड करे हैं, तो हमें पता है कि दवाइयां बंद नहीं होनी चाहिए। चलो हमारे पेशेंट ने बंद कर दी, अगर हमारा पेशेंट ठीक चल रहा था, काम ठीक कर रहा था, तो वो एक रात में नहीं बदला। पहले तो हमने लक्षण नहीं पहचाने, दूसरा हमारे पेशेंट के लिए दवाइयां कितनी जरूरी हैं, इतनी जरूरी हैं जैसे सांस लेना, स्पेशली जिन पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर है। तो मान लिया उसने दवाइयां बंद कर दी, ठीक है, आप कल भी इसको उठाकर ही लाए ना, संडे को भी उठाकर ही लाए ना, तो जब दवाइयां बंद हुई तभी उठा के ले आओ, मतलब पहले 99 बुखार आपको दिखा होगा, है ना, अब 104 पे भी उठा के लाना ही पड़ा ना, 99 पे ले आओ। हमारा पेशेंट दवाई नहीं खा रहा, अगर दवाई नहीं खा रहा फिर वही लक्षण वापस आ रहे हैं, वो वही हरकतें कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि कोई हादसा हो, बुरी हालत हो, तो हम पेशेंट को उठा के लेके आ रहे हैं। ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी बताइए। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। हाँ जी, चलो पत्नी को समझ नहीं है, पत्नी नहीं मान रही, आपका तो बेटा है ना, आप उठा के लाओ। फिर तो ही ले आए होंगे। 4 महीने हमें वेट करी और वो छोड़ के चल गई इसको। 4 महीने वेट करी, चलो वो छोड़ के गई, दिस इज इमैटेरियल। वैसे ले भी नहीं पाते, ये वो होती तो नहीं लाते हम। ये आप रीजन नहीं दे सकते। आप फादर होके, मैं अगर वाइफ होके अपने हस्बैंड को किसी भी तरह से उठाकर लाने का इंतजाम कर सकती हूँ, आप मैन होके, मतलब और मेल होके और साथ में फादर होके नहीं कर सकते। नो देखो जी वो कहती भी तुसी सिखाल दियो इन्हू मेरे हमारे खिलाफ। देखो, या तो आप बातों में फंस जाओ, या तो आप बहू और के साथ में आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाओ, पर आपका जो बच्चा है वो बीमार है। अब यहाँ बात आती है जो सुखजीत मैं आपसे भी करी थी, बात आती है यहाँ पे इशू की और बात आती है नॉन इशू की। ये बात आती है 1 year, Sukhjit, 1 year complete, I was in one of the biggest hospitals of North India. After every 2 months, हर 2 महीने के बाद, हर 1.5 महीने के बाद हम वहां पे एडमिट होते थे। एक बार भी मेरा किसी के साथ सेशन नहीं हुआ ये बताने के लिए कि ब्रेन डिसऑर्डर है, एडिक्शन ये बीमारी है, फैमिली का ये रोल है। यू थिंक इट इज एक्सेप्टेबल? Not acceptable. But that doesn't mean I will stop trusting all the doctors, because my focus is my husband and treatment. मैं हॉस्पिटल में रूम में डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करती रहती थी, आओ आओ आओ, मुझे बताओ, मुझे गाइड करो। यू थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल? दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट दैट टाइम माई फोकस इज माई हस्बैंड, मेरा फोकस मेरा पेशेंट है।
मेरा फोकस ये नहीं है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं सुन रहा है, क्रीम नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, लेट हो रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, नॉन इश्यू। दिस शोज कि हमारा ब्रेन हमें कहाँ लेकर जा रहा है, हमारे को कौन सा हमारा ब्रेन गाइड कर रहा है। अब आप ये बोलो कि एक आपका लीगल राइट बनता है फादर होते हुए, आप एक नहीं समझ पा रही, आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने बीमार हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, खत्म हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, घर छोड़ के जा सकता है, आप सोच रहे हो कि ये सोच के कि वो आने नहीं देगी, वो कहेगी, क्या वो फिजिकली आपको स्टॉप कर सकती है? नो। क्या वो लीगली आपको स्टॉप कर सकती है? नो। सो आप ये वाले दलीलें मत दो कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, नहीं। इसका मतलब है आपको बीमारी की इंटेंसिटी नहीं पता। अल्टीमेटली भी तो लाना पड़ा, पर तब तक वो बेचारा इतना बीमार हो गया दोबारा से। अब इसमें उसका क्या कसूर? पहले भी 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ नहीं, ਲੈਂਦਾ। आपको काउंसलर, अपने फैमिली काउंसलर के साथ बैठकर ये समझना पड़ेगा। आप कौन से कब आए थे सबसे पहले? 2 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। पिछले साल भी आए थे, तो उस तो पहले भी साल था। चलो मान लो 22 23 में आप आए थे, अब आप थर्ड टाइम आए हो। हाँ, रिलैप्सेस होते हैं, मगर क्या कारण है कि हम रिकवरी में नहीं रह पाते? अगर डॉक्टर कहता है ये हार्ट का पेशेंट है, वो ये नौकरी नहीं कर सकता, तो आप नौकरी छुड़वाते हो कि नहीं छुड़वाते हो? मतलब आपको किस हद तक जाके इलाज करना है? एक बीमारी जो क्योर नहीं हो सकती, एक बीमारी जिसमें पेशेंट को थॉट डिसऑर्डर है, उसका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका दिमाग एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। अब मैं उसको बोलूं भाई तू जाके हवाई जहाज उड़ा, तू पायलट बन, तू ये बन, तेरी नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट द इशू? इशू कौन है? इशू आपका बेटा है या नौकरी है? इशू ये है कि उसने कितनी डिग्रियां हासिल करी, वो कितना इंटेलिजेंट है, ये इशू है। क्या उसकी डिग्री की वजह से यहाँ पे बैठे हो? क्या आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आपका लव्ड वन बहुत प्यारा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत भोला भाला है? क्योंकि हमारा लव्ड वन ऐसी बातें कर रहा है, बिहेवियर जो उसको मौत की तरफ लेके जाती है, जो उसकी जिंदगी को खराब कर रही है। अगर आप तीसरी बार आए हैं और आपको ये बातें नहीं पता, तो फिर आपने ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी, फिर आपने कुछ ना कुछ छोड़ा है। तो इस बार आप वो पूरा करके जाइए। बिकॉज अगर हमारा एक स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया उसको, थायराइड उसको, डायबिटीज उसको, पॉलीसब्स्टेंस उसको, अगर वो अपना आज काम संभाल सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है, शादी कर सकता है, अपना एक हेल्दी जिंदगी जी सकता है, दवाइयां भी खा रहा है, फॉलो अप भी आ रहा है, फैमिली भी पूरी जुड़ी हुई है प्रोग्राम में, तो आपका बेटा क्यों नहीं कर सकता? अनटिल अनलेस डॉक्टर कहे भाई इसका अब इलाज नहीं है। अगर आपको डॉक्टर भाटिया कह देना कि अब मैं दाखिल नहीं कर सकता, इसका मतलब अब जवाब है। अगर डॉक्टर भाटिया कहे कि हाँ एडमिट कर लेते हैं, चाहे लंबा समय, इसका मतलब इलाज है। क्या फैमिली रोल था? क्या फैमिली साथ थी? तो आपको ये चीज समझनी है। उसके बाद जो फैमिली काउंसलर है वो आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसको भी कांटेक्ट करेगा, आपकी परमिशन से करेगा। अब कोई भी वाइफ ये नहीं चाहेगी कि जो मेरा हस्बैंड है, शादी ये सोच के नहीं करेगी कि कल को मैं सेपरेट हो जाऊंगी। खुश तो वो भी नहीं होगी। अब हमें ये चीज समझनी है कि वो भी हो सकता है साइको एजुकेटेड नहीं हो, क्योंकि आपके बच्चे को भी जो बीमारी है वो 1 साल में नहीं आई, कुछ महीनों में आई। अब शादी को कितना समय हो चुका है, उसको पता था या नहीं पता था, बीमारी बढ़ चुकी थी, उसको इलाज मिला या ना मिला। हम क्या करते हैं, जब ये बीमारी घर में आती है और ऐसे लक्षण होते हैं, हम सब परेशान हो जाते हैं, तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये सास की वजह से हुआ होगा, ये बहू की वजह से हुआ होगा, ये भाई की वजह से हुआ होगा, ये जिठानी की वजह से हुआ होगा, ये बीवी की वजह से हुआ होगा। ऐसा नहीं होता। बीमारी हमारे पेशेंट के दिमाग में आ चुकी है, अब किसी वजह से नहीं हो रहा।
वजहों को मैनेज करना बाद में सिखाया जाएगा, अब तो दिमाग का इलाज होगा ना। तो पूरी पिक्चर को आपने हॉक्स व्यू से पूरा अंडरस्टैंड करना है कि बीमारी है क्या, लक्षण है क्या, इलाज है क्या। अभी एक क्वेश्चन सक्षम को किसी ने दिया, फैमिली का क्या रोल है? फैमिली का रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है।